नेक्स्ट टॉपिक इज़ थायराइड कार्सिनोमा। थायराइड का जो कैंसर है 4 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। मींस के हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो थायराइड कैंसर है उसके अंदर 4 टाइप्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं। आइदर इट कैन बी पेपिलरी और फॉलिकुलर, इसके अलावा एनाप्लास्टिक और मिडलरी होते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ये सपोज थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉलिकल्स हैं, ये हमारे पास पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं और ये हमारे पास सारा का सारा पेरेन्काइमा है, ठीक है। अब जो कैंसर्स हैं वो ग्लैंड से या सेल से अराइज़ होते हैं। तो पेपिलरी, फॉलिकुलर और एनाप्लास्टिक जो कैंसर्स हैं दे अराइज फ्रॉम फॉलिकल्स, और जो मिडलरी कैंसर है इट अराइज फ्रॉम पैरान्यूप्लास्टिक सेल्स, ठीक है। जो मिडलरी कैंसर है इट अराइज फ्रॉम पैरान्यूप्लास्टिक सेल्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है 85% इट इज़ पेपिलरी कैंसर, देन फॉलिकुलर 15%, और उसके बाद हमारे पास जो एनाप्लास्टिक है एनाप्लास्टिक इज़ लेस देन 5% और मिडलरी कार्सिनोमा 5% होता है। जितने भी थायराइड कैंसर्स हैं वो सब थायराइड फॉलिकल से अराइज़ करते हैं एक्सेप्ट मिडलरी कैंसर विच अराइज फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये बात मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। इनकी पैथोजेनेसिस बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होते हैं हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो हैं बहुत इजी, मींस के ज़्यादातर कार्सिनोमा रेडिएशंस की वजह से होता है या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये तो थे हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बट जेनेटिक फैक्टर्स दे लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको सब पता होने चाहिए। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके इसको बताऊंगी कि जेनेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। अब बुक के अंदर यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ नोट्स जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी अगर आप वो कर लोगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होंगे। ओके, अब हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। हम लोग 3 टाइप्स के जो कैंसर्स हैं, एक पेपिलरी कैंसर्स, ठीक है, और मिडलरी कैंसर्स, और इसके अलावा एनाप्लास्टिक कैंसर्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। मिडलरी कैंसर्स की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आप सॉरी, ये मिडलरी मैंने लिख दिया है, इसको मैंने फॉलिकुलर लिखना था, ठीक है, फॉलिकुलर। मिडलरी कैंसर्स का मैं आपको बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिडलरी कैंसर्स जो होते हैं ना उनके अंदर बेसिकली प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन आती है। एक रैट एक प्रोटोऑन्कोजीन है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। तो ये आपने मिडलरी कैंसर के लिए इस म्यूटेशन को एज MCQs याद रखना है। और अब हम लोग इन तीनों की डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इन तीनों कैंसर के अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो सिग्नलिंग पाथवे के अंदर आती है। आपको मैंने पहले बताया था कि थायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करता है, ठीक है, जो सेल की सरफेस के ऊपर लगे होते हैं। फिर उसके बाद ये रिसेप्टर सेल के अंदर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो सिग्नलिंग पाथवे अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं और वो प्रोटीन्स अपने फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सपोज़ कि थायराइड हार्मोन यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से T3 और T4 बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से बन के अब ये पेरिफेरल सेल है, ठीक है। इस सेल सपोज हम लोग हार्ट सेल की बात करते हैं तो ये हार्ट सेल है और इस सेल के अंदर एक रिसेप्टर लगा होगा, TSH रिसेप्टर, ठीक है। सबसे पहले तो इस रिसेप्टर के साथ आके हार्मोन बाइंड करता है। हार्मोन जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेगा वो सेल के अंदर डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले रैस एक्टिवेट होगा और जब रैस एक्टिवेट होगा तो इसके साथ GTP बाइंड करेगी, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में रैस के साथ GDP होता है, लेकिन एक्टिवेटेड फॉर्म में रैस के साथ GTP बाइंड करता है। देन जब रैस एक्टिवेट होता है तो वो 2 सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है। एक होता है हमारे पास BRAF सिग्नलिंग पाथवे जो अल्टीमेटली हमारे पास MAC और ERK पे कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है। ये आपने पूरा का पूरा पाथवे याद करना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोमा से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट पाथवे इसका होता है हमारे पास PI3K पाथवे
इस पाथवे के थ्रू हमारे पास देन PDK1 बनता है और अल्टीमेटली हमारे पास AKT बनता है। ठीक है, आपको ये इंटरमीडिएट नहीं भी याद रहते तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ ये और ये इनकी एंड प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे इस पाथवे को एक प्रोटीन इनहिबिट करती है, उसको हम लोग कहते हैं P10। अभी तक मैंने आपको जो बताया ये नॉर्मल पाथवे बता रही हूँ। अब इसके बाद जो ये हमारे पास दोनों पाथवेज़ हैं ये कन्वर्ज होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो ये DNA पड़ा है इसको एक्टिवेट करके जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं और इस ट्रांसक्रिप्शन के रिस्पॉन्स में डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं और वो प्रोटीन्स अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अब ये तो था हमारे पास ये नॉर्मल पाथवे। ठीक है, ये नॉर्मल पाथवे आपको नज़र आ रहा होगा, बुक के अंदर भी बना हुआ है कि किस तरह से थायराइड हार्मोन सेल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं एंड दीज प्रोटीन्स अल्टीमेटली प्ले रोल। अब हमारे पास जो ये कैंसर्स हैं थायराइड के, इन कैंसर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं। तो इन स्टेप्स के अंदर म्यूटेशंस कौन कौन सी आती हैं? इन स्टेप्स के अंदर हमारे पास म्यूटेशंस कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले हम पेपिलरी कैंसर की बात करते हैं। तो पेपिलरी कैंसर के अंदर एक जीन है RET जीन। पेपिलरी कैंसर के अंदर इस RET जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये जो RET जीन हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये प्रोटो-ऑन्कोजीन है, लेकिन मेडलरी और ये पेपिलरी कैंसर को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? बेसिकली जो पेपिलरी कैंसर है उसके अंदर जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है RET-PTC। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली ये जो जीन है ये होता है हमारे पास क्रोमोसोम 10 के ऊपर, ये वाला जीन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, समटाइम्स जो हमारे पास क्रोमोसोम 10 और 17 है, इसके दोनों के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाती है। तो क्रोमोसोम 10 के ऊपर हमारे पास RET जीन होता है और क्रोमोसोम 17 के ऊपर PTC जीन है। ये दोनों आपस में ट्रांसलोकेशन करते हैं एंड अल्टीमेटली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज़ कॉल्ड RET-PTC। ठीक है, तो पेपिलरी कैंसर में एक तो RET और PTC इन दोनों जीन्स के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है एंड अल्टीमेटली दिस प्रोसेस लीड्स टू पेपिलरी कार्सिनोमा। इसके अलावा पेपिलरी कैंसर के अंदर इस BRAF जीन, इस BRAF प्रोटीन को इनकोड करने वाले जीन में भी म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, तो BRAF में म्यूटेशन और इस RET-PTC जीन के अंदर म्यूटेशन हमारे पास पेपिलरी कैंसर में होती है। देन आते हैं हम फॉलिकुलर पे। फॉलिकुलर के बारे में आपने कुछ बातें याद रखनी है कि फॉलिकुलर कैंसर में हमारे पास कुछ गेन इन म्यूटेशंस होती हैं, कुछ गेन म्यूटेशंस होती हैं, कुछ लॉस म्यूटेशंस होती हैं और कुछ हमारे पास ट्रांसलोकेशंस होती हैं। ठीक है, तो आपने इन म्यूटेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। गेन म्यूटेशंस इसके अंदर हमारे पास होती हैं RAS और PIK3CA में, मीन्स के फॉलिकुलर में इस पाथवे में म्यूटेशन हो रही है। आपने इस पाथवे को अपने माइंड में रखना है। ये वाला जो पाथवे है, इस पाथवे में सारे में फॉलिकुलर म्यूटेशन होती है। तो RAS PI3K पाथवे में म्यूटेशन होती है इन फॉलिकुलर कार्सिनोमा। इनमें गेन म्यूटेशन होती है ताकि बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो। देन P10 की लॉस म्यूटेशन होती है। ठीक है, P10 बेसिकली इन म्यूटेशंस का मकसद क्या है कि ये पाथवे हाइपर एक्टिव हो। P10 इस पाथवे को रोक रहा है, इसलिए P10 में लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन होती है और बाकी सब के अंदर गेन इन फंक्शन म्यूटेशन होती है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे DNA है, डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स हैं उनके हमारे पास उसके अंदर ये एक सेल के अंदर आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स के अंदर ट्रांसलोकेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है PAX8 PPARG। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करता है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनाता है। तो ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है, इस ट्रांसलोकेशन को आपने देख लेना है, उसके रिज़ल्ट में ये कॉम्प्लेक्स बनता है विच एनहांस द ट्रांसक्रिप्शन। तो होप सो कि अब आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी
कि हमारे पास फॉलिकुलर में कौन कौन सी म्यूटेशंस हो रही हैं वो इस पाथवे में, ठीक है। पेपलरी में BRAF और इस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, और एनाप्लास्टिक के अंदर हमारे पास सेम उसी पाथवे के अंदर म्यूटेशन होती है जिसमें फॉलिकुलर में होती है। लेकिन एनाप्लास्टिक नाम से हमें पता लग रहा है कि दे आर हाईली अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स, तो ये बहुत ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएटेड और कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, तो ये पॉइंट्स आपने ज़रूर माइंड में रखना है। अच्छा, अब हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे पेपलरी कार्सिनोमास को। पेपलरी कार्सिनोमास हमारे पास, अब हम लोग 1 बाय 1 इन सारी कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास पेपलरी कार्सिनोमास। तो इन कार्सिनोमास की म्यूटेशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अपनी बुक की इस फिगर में देखो तो इसमें हमारे पास RET-PTC जीन और BRAF में म्यूटेशन होती है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं अर्ली एज के, 25 to 50 ईयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पेपलरी कार्सिनोमास होते हैं। पेपलरी कार्सिनोमास में जिस तरह आपको नेम से पता लग रहा है, इसके अंदर पेपिलास बनते हैं, ठीक है। उन पेपिलास के अंदर कोई भी उनके अंदर हमारे पास फाइब्रोवास्कुलर स्टॉक होती है, एक स्टॉक के थ्रू वो जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनके न्यूक्लियाई के कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें लिम्फेटिक इन्वेजन और समोमा बॉडीज़। इनको मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि ये सब क्या चीज़ें हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास ग्लैंड है, इसमें थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर यूँ पेपिलास बनते हैं, ठीक है। इस तरह से पेपिलास बनते हैं एंड दीज पेपिलास आर अटैच्ड बाय ए स्टॉक। अगर आप इस फिगर के अंदर देखो तो आपको नज़र आएंगे पेपिलास, ठीक है। ये सब पेपिलास एक स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से पेपिलास होते हैं विच आर अटैच्ड बाय स्टॉक। इसके अलावा जब इन पेपिलास के हम इन सेल्स को देखते हैं ना, ये कुछ इसके कुछ हॉल मार्क्स हैं, ठीक है। इनके 4 हॉल मार्क्स हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पेपिलास होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर हमारे पास ये जो पेपिला के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, दे हैव करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। उन न्यूक्लियाई को हम लोग ऑर्फन NEI न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ऑर्फन NEI न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी से हम लोग अल्टीमेटली इसको डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, इनके अंदर समोमा बॉडीज़ होती हैं कि जो ग्लैंड है उसके अंदर स्पेसिफिक कैल्सिफाइड एरियाज़ होते हैं, उनको हम समोमा बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 4th पॉइंट के जो पेपलरी कार्सिनोमास हैं उनके अंदर लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, मींस के ये स्प्रेड करके जो नियर बाय लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर जाते हैं। और आपको खुद पता है कि इस तरह से ये हमारे पास नेक के अंदर ये हमारे पास आगे थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, पीछे लेरिंक्स है, उसके पीछे एसोफेगस है, और यहाँ पे हमारे पास सारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। तो सबसे पहले ये जो कैंसर है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि पेपलरी कार्सिनोमास में लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, जबकि एनाप्लास्टिक कैंसर्स या फॉलिकुलर कैंसर्स के अंदर हेमेटोजीनियस स्प्रेड होता है। तो आपको ये चीज़ इन दोनों से डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए। ये इनके बेसिकली डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं, ठीक है। अब ये जो पेपलरी कार्सिनोमास हैं, इनके हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये वेरिएंट्स भी समटाइम्स पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए कि होते बेसिकली ये पेपलरी कैंसर्स ही हैं। एक फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ठीक है, फॉलिकुलर वेरिएंट है इसका। एक हमारे पास टॉल सेल वेरिएंट है, एक हमारे पास पेपलरी माइक्रो कार्सिनोमास है, और एक हमारे पास डिफ्यूज स्क्लेरोसिंग वेरिएंट है, ठीक है। अब ये चारों के चारों ये पेपलरी कार्सिनोमास के वेरिएंट्स हैं, मींस के होते ये पेपलरी कैंसर्स ही हैं, लेकिन इनके अंदर किसी और कैंसर्स की या कुछ और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसलिए इनको हम ट्रू पेपलरी कार्सिनोमास नहीं कहते, बल्कि हम इनको इनके वेरिएंट्स कह देते हैं। तो फॉलिकुलर वेरिएंट के अंदर बेसिकली
म्यूटेशन में फ़र्क होता है। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि नॉर्मली पेपिलरी कैंसर के अंदर कौन सी म्यूटेशन होती है। अगर आप रिकॉल करो, अगर आप भूल भी गए हो तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि नॉर्मली पेपिलरी कैंसर में रैट और पीटीसी और BRAF में म्यूटेशन होती है, बट इन फॉलिकुलर वेरिएंट इनके अंदर हमारे पास रैस में म्यूटेशन होगी। मैंने आपको पहले बताया कि जो फॉलिकुलर कैंसर्स हैं उनके अंदर रैस PI3K AKT पाथवे के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। और ये हमारे पास फॉलिकुलर कैंसर्स में म्यूटेशन, और पेपिलरी के अंदर इन दोनों के अंदर म्यूटेशंस होती हैं। अब यहाँ पे हम पेपिलरी का वेरिएंट पढ़ रहे हैं विच इज़ ए फॉलिकुलर वेरिएंट, तो उसके अंदर रैस में म्यूटेशन होती है। तो होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बुक के अंदर काफ़ी लेंथी करके लिखा हुआ है। अगर आप यही वाला एक पॉइंट जहन में रख लो कि फॉलिकुलर वेरिएंट में क्या डिफरेंस होता है पेपिलरी कार्सिनोमा से, तो वो इसके अंदर रैस जीन में म्यूटेशन होती है बजाय BRAF और RET PTC पाथवे में म्यूटेशन होने के। टॉल सेल वेरिएंट के अंदर ये फ़र्क है कि जो पेपिलरी कार्सिन ये ग्लैंड है, तो इसके अंदर जो पेपिलास बन रहे हैं, इन पेपिलास की जो एपिथेलियम है, ये पेपिला है, इसकी जो एपिथेलियम है इट इज़ टॉल कोलमनर, ठीक है। तो पेपिलरी सेल्स के अंदर जो एपिथेलियम है वो टॉल कोलमनर होती है। दैट इज़ वाई इसको हम लोग टॉल सेल वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा कहते हैं। दैन पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा बिल्कुल पेपिलरी कार्सिनोमा की तरह ही होता है, बट इट इज़ स्मॉल इन साइज़, मीन्स कि उसके अंदर छोटे छोटे से पेपिलास बनते हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड माइक्रो कार्सिनोमा। और डिफ्यूज़ सेक्लेरोसिंग वेरिएंट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पूरे ग्लैंड के अंदर सेक्लेरोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि डिफ्यूज़ सेक्लेरोसिंग वेरिएंट के अंदर म्यूटेशन वही BRAF के अंदर होती है, ठीक है, और RET PTC जीन के अंदर होती है, बट इसके अंदर फाइब्रोसिस होती है। इसमें साइज़ ऑफ पेपिला इज़ लेस। टॉल सेल वेरिएंट्स के अंदर हमारे पास टॉल सेल्स होते हैं और फॉलिकुलर वेरिएंट्स के अंदर म्यूटेशंस होती है इन रैस, ठीक है। तो ये आपने इसके वेरिएंट्स को माइंड में रखना है।